हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र को कंप्लीट किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम को। ठीक, तो देखिए ये है ओवम का डायग्राम और वास्तव में ये सेकेंडरी oocyte का डायग्राम है, इसलिए यहां लिखा भी गया है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। अब ऐसा क्यों है वो समझिए। तो देखिए oogenesis के समय हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेकेंडरी oocyte हर बार ओवम में कन्वर्ट नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte ओवम में तभी परिवर्तित होगा जब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होने वाला होगा। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म आता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कराता है और उसके फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte विभाजित होकर के ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण करता है। लेकिन यह तब होता है जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, तब स्पर्म आता है, तब स्पर्म ही ये काम कराता है, कंप्लीट कराता है सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड को। ठीक, अब क्योंकि हर बार ये होता नहीं है, हर बार सेकेंडरी oocyte से विभाजन द्वारा ओवम का निर्माण होता नहीं है, इसलिए ओवम की संरचना का अध्ययन हम लोग सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही करते हैं। ठीक, सेकेंडरी oocyte को आप लोग अपरिपक्व ओवम भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब इसीलिए क्या है कि ये जो डायग्राम है ना, ये कह सकते हैं क्या सेकेंडरी oocyte का या अपरिपक्व ओवम का है। ठीक, तो ये डायग्राम है ओवम का और यहां पे उसके बारे में व्याख्या की गई है छोटे छोटे पॉइंट्स में। हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते चलेंगे और इन सारी चीजों को इस डायग्राम में हम लोग बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अंडाणु या ओवम अंडजनन यानी oogenesis प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। यह हम लोग जानते भी हैं कि क्या है कि ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट यानी ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को ही oogenesis कहते हैं। ठीक, हम लोगों ने oogenesis को बहुत ही डिटेल में समझा भी है, तो यहाँ वही बात लिखी गई है कि ओवम जो है, अंडाणु जो है वो अंडजनन यानी oogenesis प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। क्लियर है। अब क्या है कि जो अंडाणु है, जो ओवम है, वो दो आवरण से घिरा हुआ होता है। जो बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा और जो उसके अंदर वाला जो दूसरा आवरण होता है वो होता है जोना पेलुसिडा। अब इन चीज़ों को, इन दोनों आवरण को यहाँ समझते हैं। तो देखिए ये जो बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर से छोटी छोटी संरचनाओं से ये बनी हुई संरचना है ना, ये जो आवरण है, ये जो ग्रीन कलर से बनाया गया है, ये है कोरोना रेडिएटा और इसके अंदर ये जो दूसरा आवरण है, ये जो ब्लू कलर से मोटा आवरण एक बनाया गया है, ये है जोना पेलुसिडा। ठीक, और एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो संरचना है, ये जो डायग्राम है ना, ये हम लोगों के लिए नया नहीं है। इसको हम लोगों ने oogenesis में भी देखा था और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखा था। इसमें ऐसी कोई भी संरचना नहीं है जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। बस यहाँ पे अलग अलग करके थोड़ा नाम लिख दिया गया है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग दिख रही होंगी, लेकिन नया है नहीं है इसमें कुछ भी। क्या है देखिए, जब अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के समय ग्राफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte उसके बाहर निकलता है, तो क्या होता है समझिए कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स के कई लेयर्स भरे पड़े हैं, उनमें से कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स सेकेंडरी oocyte के चारों ओर लेयर बना करके उससे चिपक करके उसी के साथ बाहर निकल आते हैं। तो वास्तव में ये जो छोटी छोटी संरचनाएं बनाई गई हैं ग्रीन कलर से, ये सभी के सभी ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं, जिनको फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक, और यही वास्तव में निर्माण करती हैं किसका, कोरोना रेडिएटा का, जो सबसे बाहरी आवरण है किसका, ओवम का। अब क्लियर है। तो ये संरचना वहां भी बनी थी, लेकिन वहां पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता इसके बारे में। तो कोरोना रेडिएटा ये बाहर वाला, और इसके अंदर ये जो जोना पेलुसिडा है, ये किससे बना है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था oogenesis में। जब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte निर्मित हो जाता है, तो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक जेली लाइक पदार्थ का आवरण सिक्रीट कर लेता है और उसमें योगदान इसका भी रहता है। ये जो है ना ग्रेनुलोसा सेल्स, ये भी सिक्रीट करते हैं, यानी कि ये जो आवरण है जोना पेलुसिडा, ये सेकेंडरी oocyte द्वारा भी सिक्रीट होता है
और ये जो है ग्रेनुलोसा सेल्स, इनके द्वारा भी सिक्रीट होता है और एक मोटा सा जेली लाइक पदार्थ का एक आवरण बन जाता है जो है क्या, जो है ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा। ठीक, अब इन्हीं सारी बातों को यहां पे पॉइंट वाइज लिखा गया है। देखते हैं क्या है। कोरोना रेडिएटा क्या है, सेलुलर लेयर होता है, सेल्स का बना हुआ यानी कोशिकाओं का बना हुआ, तो ये सभी सेल्स ही हैं। ठीक, और कौन से सेल्स का बना हुआ होता है, तो फॉलिकुलर सेल्स, जिसको ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, उसी का बना हुआ होता है। अभी वही चर्चा हो रही थी। तो वास्तव में ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हैं ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर है। अगला है क्या, ज़ोना पेलुसिडा, जो कि नॉन सेलुलर लेयर होता है। नॉन सेलुलर लेयर मतलब अभी बात हुई थी कि जेली लाइक पदार्थ होता है, उसका श्रावण होता है, किसके द्वारा सिक्रीशन होता है, इस सेकेंडरी oocyte के द्वारा भी, और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके द्वारा भी, और एक मोटा सा जेली लाइक लेयर बन जाता है जेली लाइक पदार्थ का, उसी को कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। कोई सेल्स इसमें नहीं होता है, नॉन सेलुलर होता है। ठीक, और नॉन सेलुलर होता है और किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। ठीक, ये ज़ोना पेलुसिडा। क्लियर है यहां तक। अगला क्या है कि ज़ोना पेलुसिडा के अंदर की ओर ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उपस्थित होता है। यानी कि ये जो देख रहे हैं ब्लैक कलर से पतला सा बनाया गया है ना, ये जो ब्लैक कलर से, ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम का या अंडाणु का, और इसको क्या कहते हैं, इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर है, आसान ही है, बस नाम है। अगला क्या है, ज़ोना पेलुसिडा तथा विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को परिपीतक अवकाश या पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। अब इसको समझिए कहाँ है ये, देखिए ये जो है, ये है ज़ोना पेलुसिडा, ये जो मोटा सा लेयर, और ये जो पतला सा लेयर है ना, पतली सी झिल्ली, ये है क्या, विटेलाइन मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये खाली जगह, ये खाली स्थान, ये जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं परिपीतक अवकाश, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस। तो इसको इंडिकेट कर देते हैं, यानी ये है पेरीविटेलाइन स्पेस। क्लियर है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन और ज़ोना पेलुसिडा के बीच में जो खाली जगह है, इसी की बात हो रही है। क्या कहते हैं, परिपीतक अवकाश या पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। क्लियर है। और अगला क्या है, लास्ट पॉइंट, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तथा सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर, इसमें इतने दूर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है, क्योंकि फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड ही होगा। ऊजेनेसिस में जो मियोसिस हुआ था ऊगोनिया में, उसी के फलस्वरूप ये बना है। तो ये है इसका न्यूक्लियस। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है, यानी अगुणित है। ठीक, और ये है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ओवम के सभी सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो ये रहा अंडाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो क्या है कि अंडाणु यानी ओवम अंडजनन यानी oogenesis प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। और क्या है कि ओवम दो आवरण से घिरा हुआ होता है। बाहरी आवरण को कहते हैं कोरोना रेडिएटा और अंदर वाले आवरण को कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ये बाहरी आवरण ये है कोरोना रेडिएटा और ये अंदर वाला आवरण ये है ज़ोना पेलुसिडा। ठीक, कोरोना रेडिएटा सेलुलर लेयर होता है यानी सेल्स का बना होता है। और कौन से सेल्स का? फॉलिकुलर सेल्स, जिसे ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, उसका बना होता है। यानी ये जो छोटी छोटी संरचनाएं क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स। क्लियर। अगला क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। ये नॉन सेलुलर लेयर होता है यानी सेल्स का बना हुआ नहीं होता है, चिपचिपा जेली लाइक पदार्थ होता है, उसका बना होता है। और वो कौन सा पदार्थ होता है? वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। क्लियर। अब इसके आगे क्या है कि ज़ोना पेलुसिडा के अंदर की ओर ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं वो उपस्थित होता है। यानी इसके अंदर ये जो पतला सा मेम्ब्रेन है ये है इस ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर। अब क्या है
कि ज़ोना पेलुसिडा तथा विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को परिपीतक अवकाश या पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। तो ये है ज़ोना पेलुसिडा और ये है पतला सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका या विटेलाइन मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह, इसी को कहते हैं क्या, परिपीतक अवकाश या पेरीविटेलाइन स्पेस। क्लियर है। और अगला क्या है, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये है इसका साइटोप्लाज्म और इसी के अंदर ओवम के सभी सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो रहा अंडाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निषेचन तथा अंतररोपण यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के डिस्कशन के साथ।